ओके, ठीक है। तो आई हैव टेकन अ कॉमन एग्जांपल C2H4 plus H2 gives us C2H6. This is a common example. We know this reaction delta H, we can't write this reaction delta H as delta HF, and also we can't write this reaction delta H as delta HC. What is delta HF? Heat of formation. How we have defined heat of formation? We have already seen. And this is delta HC. How we define heat of combustion? We have already seen. Now, this, anyhow, we know this reaction is not combustion reaction, because in combustion reaction we require O2 to give CO2. For heat of formation also, 1 mole compound is forming, product is 1 mole forming. That's very fine, that's okay. But the compound should form from its most stable common occurring form of element. Like this C2H6 is forming from carbon. हाँ हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है यार, रितेश बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है, मैं वापस से चेक कर लेता हूँ। यस, रिकॉर्डिंग, राइट। तो C2H6, so it is forming from carbon and hydrogen, right? So actually, if for writing HF, delta HF, it should be from carbon and hydrogen, but this is forming from ethene, alkene and H2. So we can't write this is not equal to, delta H is not equal to delta HF, delta H is not equal to delta HC. But I have given rule 1, rule 2. According to the rule 1, you can write delta HF of this reaction, this delta H, you can write delta HF formation of C2H6 minus delta heat of formation of H2 minus delta heat of, या ऐसे लिख लो, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट अच्छे से दिख जाएगा, delta HF not formation of beta C2H4. So he from here will get this is nothing but क्या बेटा our product, and this is our क्या reactant. So anyhow this reaction is, although this reaction is not na formation reaction, na, the enthalpy of this reaction we can't call it as kya heat of formation, but enthalpy of this reaction can be written in terms of kya heat of formation of product as well as kya reactant. Likewise here it is equal heat of formation of C2H6 and heat of formation of H2, which is going to be 0 at standard state, करके लिखा है note, and this delta HF not of C2H6. यार ये लास्ट वाली क्लास में प्रूफ करके दिखाया था यार ध्रुव, फिर से पूरा मेरे को 15 मिनट जाएगा। मैंने इसका पीडीएफ भेजा है ना, एक पीडीएफ देख लेना, तुम्हें समझ में आएगा, इवन लेक्चर भी नहीं देखने की जरूरत है। मैंने 3 रिएक्शंस अलग अलग लिखी हैं, तीनों को केवल ऐड कर दिया बेटा। अगेन आई टेक मोर टाइम ना, फिर आज भी फिर से फिनिश नहीं हो पाएगा। एक बार बस देख लेना ना। तो तुम्हें क्या करना, बस ऐसे याद रखना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है। सिमिलरली मैंने हीट ऑफ कंबस्शन के लिए भी डिफाइन किया, हीट ऑफ कंबस्शन के लिए बस सिमिलर क्या आता है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट आ जाता है, ये प्रूव करके दिखाया है। तो अगर मेरे को वो लिखना होगा तो मैं ऐसे लिखता हूँ, हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ H2 प्लस हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ C2H4, हीट ऑफ कंबस्शन, सॉरी, हीट ऑफ कंबस्शन माइनस, परेशान मत हो ना अगर नहीं याद हो रहा है तो जस्ट एक बार तुम गो थ्रू करा, इस वजह से मैंने पूरी रिएक्शन के फॉर्म में करवा रखी है, तुम एक बार देखो तुम्हें याद आ जाए। तो मैं इस रिएक्शन को डेल्टा एच नॉट को, ये न तो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है न तो ये हीट ऑफ कंबस्शन है, बट स्टिल आई कैन राइट डेल्टा एच ऑफ दिस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। ये क्या है, हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। अगर मैं तुम्हारे लिए और सिंप्लीफाई कर दूं ना, तो हमेशा डिफरेंस जो होता है वो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, एक्सेप्ट दिस इज द वन एंड ओनली वन केस जिसमें तुम्हारा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट हो गया। अभी हम लोग बॉन्ड एनर्जी करेंगे, उसमें भी देखते हैं थोड़ा, ठीक है। तो जिसको याद है वेल एंड गुड, जिसको याद नहीं है तो वो पीडीएफ जो मैंने भेजा वो देखना। एंड आई थिंक मैंने, हाँ अभी इसमें गलती तुम लोगों की है यार, मैंने तुम्हें बोला था ना कोई एक लोग मेरे को याद दिला देना, बट मेरे को किसी ने याद नहीं दिलाया। मेरी गलती तो है, दैट आई एक्सेप्ट, बट अब गलती तुम्हारी भी। आई टोल्ड ना दैट मेरे को 10-11 बजे के आसपास याद दिला देना। नो वन हैज़ रिमाइंडेड मी यार। मैं फिर से बोला हूँ, प्लीज़ ना 10 to बिटवीन आफ्टर 10 यू कैन जस्ट रिमाइंड मी ना, आई विल अपलोड ऑल द लेक्चर एट वंस। ठीक है, अब देखो, तो वी हैव डन हीट ऑफ फॉर्मेशन, वी हैव डन हीट ऑफ कंबस्शन ना, प्योर डेफिनेशन बेस्ड। नाउ
द नेक्स्ट बेटा वी आर गोइंग टू डू इज बॉन्ड एनर्जी, और इसमें ना आफ्टर डूइंग बॉन्ड एनर्जी अ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट विल कम रेजोनेंस एनर्जी दैट वी हैव टू डू। इवन एडवांस में क्वेश्चन इसी पे पूछता है, नीट में भी पूछेगा, मेंस में पूछेगा, एडवांस में भी अगर क्वेश्चन आता है इस जोन से तो बॉन्ड एनर्जी का क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली वो रेजोनेंस एनर्जी इंक्लूड करने की कोशिश करेगा अगर उसको क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाना है। तो पहले अपन देखते हैं डेफिनेशन, फिर उसके बाद अपन थोड़ा देखेंगे कैसे एक्सप्रेशन को लिखना है और फिर रेजोनेंस एनर्जी को हम लोग इंक्लूड करेंगे, राइट। चलिए, तो डेफिनेशन क्या है कि इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग the breaking of during the breaking of a 1 mole of bond of, ये ध्यान से देखना ना, गैसियस मॉलिक्यूल होने चाहिए, गैसियस मॉलिक्यूल इनटू किसमें, गैसियस एटम, into gaseous atom is known as bond energy, बॉन्ड एनर्जी, राइट। क्या है, इंथैल्पी चेंज, क्या होनी चाहिए भाई, इंथैल्पी चेंज होनी चाहिए ड्यूरिंग ब्रेकिंग ऑफ 1 मोल ऑफ, ना कितना होना चाहिए, 1 मोल ऑफ गैसे मॉलिक्यूल होना चाहिए, गैसियस मॉलिक्यूल इनटू गैसियस एटम में। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 1 मोल रिएक्टेंट ब्रेक होगा, रिएक्टेंट कितना होगा, 1 मोल, और वो ब्रेक अब कैसा होना चाहिए, गैसियस, अब फिक्स है, उसको होना पड़ेगा गैसियस, और उसको जाना है कहाँ पे, अपने एटॉमिक फॉर्म में। तो जो एनर्जी चेंज आता है ना, जो एनर्जी चेंज आएगा, दैट एनर्जी चेंज इज नोन एज क्या, बॉन्ड एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, देखिए वी हैव H2 गैस, 1 मोल लिया हमने, 1 मोल, इसको हमने कन्वर्ट किया 2H गैस, एटम में कन्वर्ट कर दिया। तो मान लो इस रिएक्शन का इंथैल्पी को हम लोग डेल्टा H लिखते हैं। अब बताओ, अपने तो हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर सबको पता होगा, HH, तुम्हें यही बॉन्ड तो ब्रेक करना है, तो वी कैन कॉल दिस एज क्या बेटा, देखो बॉन्ड एनर्जी को ना ऐसे डिनोट करते हैं जनरली सिग्मा के फॉर्म में, तो यू कैन राइट लाइक बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH। ठीक है, सिमिलरली देखो तो तुम्हारे पास अगर O2 गैस होता, O2 गैस होता, ठीक, अब हम लोग कैसे करते हैं, O2 गैस को किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, 2 टाइम्स O गैस में। अब डेफिनेशन में सेट बैटरी है, 1 मोल ऑफ कंपाउंड है ना, इसको किस में हम लोग कन्वर्ट करें, गैसियस एटम्स में कन्वर्ट करें, 1 मोल मॉलिक्यूल है, ऊपर से गैसियस है, एक कैसे पता लगा, कोफिशिएंट 1 है, ऊपर से गैसियस है, परफेक्ट, डेफिनेशन अभी तक बिल्कुल सही है। इसको हम लोग एटम्स में कन्वर्ट कर दिया, वो भी एटम्स कैसे हैं, गैसियस एटम, तो अभी भी हम लोग डेल्टा एच को कैसे लिख सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ओ ना, ऑक्सीजन का बॉन्ड कैसे बनता है, तो यू हैव टू बॉन्ड ब्रेक द बॉन्ड लाइक दिस, तो तुम्हें ओ की बॉन्ड को ब्रेक करना है ना। तो ये जो इंथैल्पी है, नाउ इट इज इक्वल टू द बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2 मॉलिक्यूल, दिस इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 मॉलिक्यूल। तो बॉन्ड एनर्जी, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, बॉन्ड एनर्जी के लिए जो डेफिनेशन बोलता है वो ये बोलता है 1 मोल गैसियस मॉलिक्यूल होना चाहिए, और उसको तुमको कन्वर्ट किस में करना है, इनटू गैसियस आयोन्स। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल करता हूँ तो थोड़ा डिफरेंशिएट करने में इजी होगा। मान लो एग्जांपल मैंने ऐसे किया, देखो Br2 लिक्विड, ठीक है, और मैंने इसको ब्रेक कर दिया बेटा 2Br गैस में, ठीक है। अच्छा, इस सेक्शन में कोई डेल्टा एच आएगा, और इसी सेक्शन में कोई डेल्टा एच आएगा। अब बताओ डेफिनेशन, 1 मोल होना चाहिए, परफेक्ट है, किस में होना चाहिए, गैसियस में, बट ये है किस में, लिक्विड में। तो नाउ अब डेल्टा एच है ना, इसको मैं बॉन्ड एनर्जी ऑफ Br नहीं बोल सकता, इस बात को समझो। उसके लिए होना, डेफिनेशन क्या बोलता है, उसके लिए तुम्हें Br को किस में लेना पड़ेगा, लिक्विड फेज में, Br2 शुड बी, सॉरी Br किस में होना चाहिए, गैसियस फेज में Br2, बट इसमें Br2 किस में, लिक्विड फेज में। बट अगर वहीं पे किसी ने ऐसे ले ले Br2 गैस
इट कन्वर्ट इनटू 2Br गैस। अब देखो तो एक मोल लिया तुमने, ऊपर से गैसियस लिया हुआ है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये एटम्स में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें कुछ तो डेल्टा एच होगा, एंड दिस डेल्टा एच विल बी नथिंग क्या, Br। नाउ यू कैन राइट, ये सही है। ठीक है। वैसे देखो ऑर्गेनिक का एक कंपाउंड है, शायद कुछ लोगों को पता भी होगा, नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं ना, इसको हम लोग बोलते हैं, नहीं पता है तो जब ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पढ़ोगे अपने आप पता लग जाएगा। दिस इज नोन एज एसीटोन। क्या होता है एसीटोन का स्ट्रक्चर, तुम्हारे सामने ही बना है, अगर मैं थोड़ा और इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करूँ तो एच 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 सी एच एच एंड एच, राइट। अब देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, CH3 COO CH3, राइट, गैसियस फेज में है। और इसको मैं ब्रेक कैसे करूँ, कितने कार्बन एटम्स है, लेट अस काउंट 1 2 एंड 3, 3 कार्बन गैस प्लस कितने हाइड्रोजन है 6, तो 6 हाइड्रोजन गैस प्लस एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस। अब इसके डेल्टा एच को कैसे बताओगे यार, हाउ विल राइट द डेल्टा एच फॉर दिस, कितने बॉन्ड है, देखो तो बॉन्ड कितने हैं, सी एच बॉन्ड है, कितने सी एच बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6, कैसे लिखोगे, 6 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एच, तुम्हें 6 सी एच बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, प्लस सीओ बॉन्ड कितना है 1, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ सीओ प्लस कितने सीसी बॉन्ड है 1 और 2, तो bond energy of CC bond. So this is your delta H. You have written in terms of bond energy. ठीक है, तो देखो अभी भी डेफिनेशन हम सेट बैठ रही है, एक मोल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, एक मोल रिएक्टेंट गैसियस में होना चाहिए, गैसियस में भी है, और दे शुड बी कन्वर्टेड इनटू इंडिविजुअल गैसियस आयोन्स। ठीक है, मैं एक दो और लिखता हूं तुम्हारे लिए कि तुम्हें थोड़ा और कंफर्टेबल फील हो। चलिए कौन सा कोई ऐसा एक काम करे, चल ये ले लेता हूँ तुम्हारे लिए ना, ये देखो बहुत लोगों को शायद पता होगा, नहीं पता है तो आज से याद रखना, और नहीं तो ऑर्गेनिक में तो पढ़ना ही है। अगेन दिस इज यूरिया, इसको हम बोलते हैं यूरिया, NH2CO NH2, इसका मोलर वेट 60 आता है, ऐसे जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें बेटा तो कैसे आएगा, N H and H, similarly this will be N H and H, right? ओके, तो अगर मैं बोलूं कि मेरे को इस रिएक्शन के इंथैल्पी को बॉन्ड एनर्जी के टर्म में डिफाइन करना है, इसके डिसोसिएशन को, तो मैं कैसे लिखूंगा, अच्छा देखो अगर किसी ने ऐसे लिख दिया, एक मिनट, तो स्ट्रक्चर एक बार बना दिया ना, इसको मान लो मैंने ऐसे लिख दिया बेटा, NH2CO NH2 will give you 4H gas plus 2 नाइट्रोजन गैस प्लस कार्बन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, इतना आ गया CONH2, ओके, और इसको मैंने ले दिया लिक्विड में। ठीक है, अभी देखो ये एक रिएक्शन है तो उसकी इंथैल्पी तो होगी ना, कुछ तो एनर्जी एक्सचेंज हुआ होगा, बट इस रिएक्शन को इंथैल्पी को ना हम बॉन्ड एनर्जी के टर्म में नहीं लिख पाएंगे, वी कांट एक्सप्रेस we can't express in terms of bond energy, in terms of बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी को मैं शॉर्ट में BE लिख रहा हूँ ना, मैं एक बार यहाँ कहीं साइड में लिख देता हूँ, BE का मतलब होगा बॉन्ड एनर्जी, और मैं ऐसे लिखूंगा इसको बार बार, BE मतलब बॉन्ड एनर्जी। ठीक है बेटा, अब ये क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि ये लिक्विड में है, जब सब जो सबसे बाकी सब सही है, एक मोल है, एटम्स में ब्रेक हो रहा है, गैसियस एटम में ब्रेक हो रहा है, एवरीथिंग इज फाइन, बट ये जो है ना इसने काम गड़बड़ कर दिया, ये किस में आ गया, लिक्विड में।
इंथैल्पी है, रिएक्शन होगी तो एनर्जी कुछ ना कुछ तो एक्सचेंज होगा। यस, इंथैल्पी तो है, बट मैं इसके इंथैल्पी को बॉन्ड एनर्जी के टर्म में नहीं लिख पाऊंगा। आई कांट राइट इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी। फाइन, ओके। अगर इसी को किसी ने ऐसे लिख दिया NH2CO NH2, राइट, अब उसने ले लिया इसको गैसीय स्टेट में, और अब वो सेम रिएक्शन लिखता है 4 गैस प्लस 2 टाइम्स ऑफ नाइट्रोजन गैस प्लस कार्बन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। अब देखो वो बंदा ना एकदम आराम से रिलैक्स होके बोलेगा 1 मोल है, गैसियस एटम है, गैसियस मॉलिक्यूल है, वो सब का सब जा रहा है गैसियस आयोन्स में। इट मीन्स नाउ दिस रिएक्शन इंथैल्पी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्या, बॉन्ड एनर्जी। अब सारे बॉन्ड को देखो, NH बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4, तो हाउ आई विल राइट 4 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ NH प्लस हाउ मेनी CN बॉन्ड भी है, 1 and 2, 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड, कितने, 2 बॉन्ड है, 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ CN प्लस ना बॉन्ड एनर्जी ऑफ बेटा C डबल बॉन्ड O। तो दिस इज द आंसर। बताओ यार, ये बात तुम लोगों को समझ में आई? यस, नो, हाँ, ना, कि कब बॉन्ड एनर्जी डिफाइंड है और कब बॉन्ड एनर्जी डिफाइंड नहीं है। ठीक है, परफेक्ट। अब देखो, अब सिमिलर टू हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबशन ना, उनके सिमिलरली अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या करने वाले, सिमिलर टू हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन। देखो अब अगेन सेम रिएक्शन को लेता हूं मैं, ना कि तुम्हें सारी चीजें थोड़ा सा ग्रेस्प हो। सेम रिएक्शन C2H4 गैस प्लस H2 गैस विल गिव यू बेटा C2H6 गैस। अब बताओ, इस रिएक्शन के इंथैल्पी को हम बॉन्ड एनर्जी लिख सकते हैं क्या? क्योंकि 2 मोल लिया हुआ है तुमने, ऊपर से ब्रेक भी नहीं हुआ गैसियस एटम में, 2 मॉलिक्यूल लिया, ये तीसरा मॉलिक्यूल दे रहा है, तो अभी इसके डेल्टा एच को तुम बॉन्ड एनर्जी के टर्म में लिख पाओगे क्या? इंडिविजुअल नहीं, लेकिन याद है ना, तो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है ना तो हीट ऑफ कंबशन है, बट इस रिएक्शन के इंथैल्पी को हमने हीट ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ कंबशन इंडिविजुअल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म में लिखा है। शायद ध्रुव तुम पूछ रहे थे ना, अब देखो तुम्हें यहाँ से थोड़ा आइडिया लगेगा। अब मैं तुम्हें प्रूफ करता हूँ कि अगेन ये जो रिएक्शन है ना, ये बॉन्ड एनर्जी के टर्म में ऐसे नहीं, रिएक्टेंट के टर्म में तो नहीं लिख सकते, बट मैं इंडिविजुअल इनकी बॉन्ड एनर्जी के टर्म में लिख सकता हूँ। कैसे, देखो ध्यान से, लेट अस डिफाइन फर्स्ट। देखो H2 गैस, देखो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, 2 टाइम्स ऑफ C गैस प्लस 4 टाइम्स ऑफ H गैस। ठीक है, बताओ ये मान लो अगर डेल्टा H1 है बेटा, कैन आई राइट ना, C2H4 का स्ट्रक्चर क्या होता है, किसी को पता है? बहुत लोगों को पता होगा, ये है C2H4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड C। पहला हो गया। ठीक है, दूसरा इक्वेशन, H2 गैस gives you 2 टाइम्स ऑफ H गैस। अब इसको भी बॉन्ड एनर्जी के टर्म में डिफाइंड है, 1 मोल है, गैसेस एटम में ब्रेक कर रहे हैं, तो इट विल कैन बी आल्सो रिटन डेल्टा H2 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स, सॉरी 2 टाइम्स नहीं, सॉरी हाँ, एक ही बॉन्ड है, देखो तो H एंड H, वी कैन राइट बॉन्ड एनर्जी ऑफ H एंड H। कूल है। सिमिलरली C2H6 gas, it will convert into C2H6, कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, C2H6 इथेन है, 10th क्लास, सिंपल सा एकदम। ठीक है बेटा, देखो तो 2 टाइम्स ऑफ C गैस प्लस 6 टाइम्स ऑफ H गैस। इफ दिस इज डेल्टा H3, अगर ये डेल्टा H3 है तो कैसे लिखेंगे इसके बॉन्ड एनर्जी को, 6 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH प्लस ना बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या करूँ, देखा तो रिवर्सिंग
reversing equation 3 and add this with equation 1 and 2 ना। मैं इक्वेशन 1 2 को एज इट इज रखूंगा और इसको रिवर्स करके ऐड कर दूंगा। देखो अपने को क्या क्या मिलेगा, मैं फिर से सारी रिएक्शन लिख देता हूँ। C2H4 gas gives us 2C gas plus 4H gas। ठीक है, सिमिलरली इसको लिख दूंगा मैं, H2 gas will give me 2 times of H gas। ठीक है, सिमिलरली ये वाला देख लो, रिवर्स किया मैंने तो 2C गैस, अरे यार 2C gas plus 6H gas will give me C2H6 gas। ठीक है, अब सभी को ऐड करते हैं थोड़ा। हाँ ठीक है, अब सभी को ऐड करते हैं। अब जैसे ही ऐड करोगे तुम्हें क्या देखो, 2C कैंसल, 2H प्लस 4H 6H, दे गॉट कैंसल। तुम्हें रिएक्शन क्या मिल गई बेटा, C2H4 will plus H2 will give you C2H6। देखो तो तुमने सिंपली किया क्या है, H1 ये है H2 और ये क्या था -H3, तुमने रिएक्शन को रिवर्स किया। तो जो फाइनल रिएक्शन का डेल्टा H है, हाउ कैन आई राइट, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H3। अब देखो बॉन्ड एनर्जी के टर्म में लिखता हूँ मैं इनको, डेल्टा H1 कैसे लिखा था मैंने, 4 times of bond energy of CH प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड C ना, ये डेल्टा H1, डेल्टा H2 बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 माइनस ना H3 माइनस H3, 6 times ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC। देखो ये पूरा क्या लिखा हुआ है, ये है तुम्हारा C2H4 का, ये है तुम्हारा H2 का, और ये तुम्हारा किसका है बेटा ना, ये तुम्हारा किसका है C2H6 का। तो अगेन फिर से ये क्या हो गया, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ऑल्दो ना, अब मैं वही चीज बोल रहा था तुम्हें, ऑल्दो ये रिएक्शन को ना, इस रिएक्शन को ओवरऑल में डेल्टा एच को बॉन्ड एनर्जी के टर्म में नहीं लिख सकता, बट इंडिविजुअल बॉन्ड एनर्जी के टर्म में अगर तुमसे कोई बोले इसके लिए बॉन्ड एनर्जी डिफाइन है क्या, डेल्टा एच के लिए बॉन्ड एनर्जी डिफाइंड है, तुम बोलोगे नहीं। रीजन क्या है कि गैसियस जो मॉलिक्यूल्स है वो एटम्स में ब्रेक नहीं हो रहे, बट इंडिविजुअल के बॉन्ड एनर्जी के टर्म में वी कैन राइट द डेल्टा एच, इंडिविजुअल इसका बॉन्ड एनर्जी, इसका बॉन्ड एनर्जी और इसके बॉन्ड एनर्जी के टर्म में वी कैन ऑलवेज राइट। बोलो इतनी बात समझ में आई। हाँ हाँ ध्रुव, थर्ड को रिवर्स करना पड़ेगा, हाँ थर्ड को रिवर्स ही किया है तभी तो आया था, परफेक्ट। हाँ लास्ट इक्वेशन, कौन सा लास्ट इक्वेशन यार, कौन सा लास्ट इक्वेशन की बात कर रहे हो, लास्ट इक्वेशन इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन, सो रहे हो क्या, ये दोनों सेम ही तो है भाई, दोनों सेम ही तो है, तीनों को ऐड कर लो ना यार। सेकेंड को क्यों रिवर्स कर सकते हैं, तो तुम्हें फर्स्ट वाला इक्वेशन मिलेगा, तुम्हें ये मिलेगा तुम्हें, अगर तुमने सेकेंड को रिवर्स कर दिया तो
अपने को क्या, ये सब क्यों कर रहे हैं, ये जो भी हम लोग ये सब कर रहे हैं, वी वांट टू राइट डेल्टा एच इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड एनर्जी। तो अपने को मैंने देखो ये सब बॉन्ड एनर्जी के टर्म में सब कुछ लिख दिया, और अब मेरे को ये रिएक्शन चाहिए। अब ये रिएक्शन मेरे को कैसे मिलेगी, तुम देख लो तुम्हारे पास 3 रिएक्शन है, तुम उनको ना घुमाओ फिराओ और ऐड करो। तो मेरे को तो दिख रहा है यार कि मैं थर्ड रिएक्शन को अगर रिवर्स कर दूं और बाकी के साथ ऐड कर दूं फर्स्ट और सेकंड के साथ, तो आई गेट माय फर्स्ट रिएक्शन, ये जो रिएक्शन मेरे को चाहिए। लैग हो रहा है क्या? आई डोंट थिंक लैग हो रहा होगा। हाँ, क्योंकि नेटवर्क फुल है। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो अब इतना सा मेरे को लग रहा है, इतना सबको समझ में आ गया होगा। जैसे चलो एक मैं छोटा सा क्वेश्चन तुम्हें और करा दूं। एल्कीन ही है ना, चलो एक बड़ा सा एल्कीन ले लेते हैं। प्रोपीन सब लोग बना ही लोगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन था। और बेटा मैंने इसके अंदर एक H2 ऐड कर दिया, क्या बनेगा? सबको पता है, CH3 CH2 CH3, ये बन गया। सबके स्ट्रक्चर लिख सकता हूँ मैं, सबके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर दूँ? ऑलरेडी ड्रॉ ही है ऑलमोस्ट ये। C H and H, this is also beta H H H and H, ठीक है। ये तुम्हारा H एंड हाइड्रोजन हो गया, और इनके स्ट्रक्चर्स देखो ऐसे होंगे। ये तो बेसिक 10th क्लास में स्ट्रक्चर्स पढ़ रखे हैं। चलिए ना, अब अपने पास सीन ये है कि अगर मेरे को कोई बोले यार ये एक रिएक्शन हो रही है, बिल्कुल इसका डेल्टा एच डिफाइन होगा, बिल्कुल अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उसका डेल्टा एच तो डिफाइन होगा, मतलब हीट एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होगी या तो गेन होगी। अब सीन ये है कि क्या मैं इस रिएक्शन की एनर्जी को बॉन्ड एनर्जी बोल सकता हूँ, तो उसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं बोल सकता? चलो मैं सबको गैस गैस भी मेंशन कर दूं फॉर बेटर क्लैरिटी। तो वो सब गैस गैस में तो हैं, सॉरी, बट इनको ना ना दे शुड बी फॉर डिफाइनिंग बॉन्ड एनर्जी। मैं बोलूँ इस रिएक्शन की इंथैल्पी को मैं बॉन्ड एनर्जी बोल सकता हूँ क्या? तुम बोलोगे सर नहीं बोल सकते, क्योंकि ये गैसियस एटम्स में कन्वर्ट नहीं हो रहे। देखो अभी भी ये मॉलिक्यूल ही है तुम्हारा प्रोडक्ट, दिस मॉलिक्यूल इज स्टिल ये क्या, द प्रोडक्ट। बट अगर तुमसे मैं बोलूँ, इफ आई लास्ट, क्या हुआ भैया, 1 सेकेंड, ठीक है, ओके, फाइन ना। हाँ, तो इस सेक्शन की मैं बोलूंगा, इस सेक्शन की इंथैल्पी को मैं बॉन्ड एनर्जी बोल सकता हूँ क्या? तुम बोलोगे बिल्कुल नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि गैसियस एटम्स में कन्वर्ट नहीं हो रहे, अभी ये मॉलिक्यूल है। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि कुछ जुगाड़ लगा के हम लोग इनके इंडिविजुअल के बॉन्ड एनर्जी के टर्म में लिख सकते हैं क्या? जैसे बॉन्ड एनर्जी ऑफ इसका मेरे को पता हो, इसका बॉन्ड एनर्जी पता हो, और इसका बॉन्ड एनर्जी पता हो, तो मैं इनके इंडिविजुअल के बॉन्ड एनर्जी के टर्म में इसका डेल्टा लिखना चाहता हूँ। तुम बोलोगे यस सर, ये ऑप्शन आपके पास हमेशा लिबर्टी है। और क्यों लिख सकते हैं कि सर आपने एक बार प्रूफ करके दिखाया है। तो मैंने कैसे दिखाया है? बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ना। जितने भी हम हीट पढ़ेंगे सब में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट आएगा, एक्सेप्ट हीट ऑफ फॉर्मेशन जिसमें प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट आता है। अब मेरे को अगर इसका आंसर लिखना बॉन्ड एनर्जी के टर्म में, बेटा देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ ध्यान से। रिएक्टेंट कौन है? ये दोनों रिएक्टेंट है। पहले रिएक्टेंट में आ जाओ, कितने सी एच बॉन्ड?
ओके, मेरी आवाज़ जा रही है क्या सभी को? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? ओके, थैंक यू। ओके ना, ठीक है। तो व्हाट वी वर डूइंग, पता नहीं यार सबको सही था, अचानक से नेटवर्क कैसे चला गया। ठीक है, तो व्हाट वी वर डूइंग, तो वी वांट टू राइट द ना इंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो अब वो अपन कैसे लिखते हैं, हाउ वी आर गोइंग टू राइट दैट, वी विल राइट क्या, रिएक्टेंट का माइनस प्रोडक्ट का। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ना। अब रिएक्टेंट का कैसे लिखेंगे, तो रिएक्टेंट में देख लेते हैं कैसे कितने बॉन्ड है ना, रिएक्टेंट में लेट अस काउंट कि कितने बॉन्ड है। तो सी एच बॉन्ड कितने हैं तुम्हारे पास, सी एच बॉन्ड है 6, नहीं 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 तुम्हारे पास है सी एच बॉन्ड। ठीक है, प्लस सी, सी सिंगल बॉन्ड सी कितना है बेटा 1, तो प्लस सी सिंगल बॉन्ड सी। ठीक है, सी डबल बॉन्ड सी कितने हैं 1, तो प्लस सी डबल बॉन्ड सी ना। अभी एक रिएक्टेंट हुआ, दूसरा रिएक्टेंट कौन है H2, तो उसके लिए कैसे लिखोगे, H2 के लिए तुम सिंपली लिखो बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH, तुम्हारा काम हो गया। फाइन, माइनस प्रोडक्ट का देख लो यार, प्रोडक्ट में सारे क्या है, सी एच बॉन्ड कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो व्हाट वी कैन राइट 8 टाइम्स ऑफ सी एच बॉन्ड प्लस सी सी बॉन्ड कितने हैं यार, वी हैव सी सी बॉन्ड 2, वी कैन राइट 2 टाइम्स ऑफ सी सी बॉन्ड। तो although for this reaction, ना कि bond energy was not defined, but in terms of bond energy of individual reactant and product, enthalpy of this reaction can be written, ना enthalpy of this reaction can be written। ठीक है, आई होप अब ये बात सबको समझ में आई होगी। चलो ना, अब जो अपने को पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट भी है, वो है रेजोनेंस। इसी बॉन्ड एनर्जी में अपने को थोड़ा सा रेजोनेंस के बारे में पढ़ना है कि रेजोनेंस एनर्जी कैसे, थोड़ा ये देख लो, ये इम्पोर्टेंट भी है यार, रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, देखो मैंने तुम्हें साथ रिक्वेस्ट भी किया था कि तुम लोग अपने केमिकल बॉन्डिंग ना, ये तो मैंने ही पढ़ाया तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग, तो तुम यहाँ ना थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के आओ। मैंने साथ में रिक्वेस्ट किया था, जिन लोगों ने पढ़ा उन्हें ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं पढ़ा तो भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें समझ में आए। ठीक है, पहले तो देखो रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती थी, मैं तुम्हें 2-3 कंडीशन अगर याद दिलाऊँ, पाई बॉन्ड के ऑल्टरनेट पे पाई बॉन्ड, एक तो ये कंडीशन होती थी। एक होता था बेटा पाई बॉन्ड के ऑल्टरनेट पे पॉजिटिव चार्ज, एक होता था पाई बॉन्ड के ऑल्टरनेट पे निगेटिव चार्ज, एक होता था पाई बॉन्ड के ऑल्टरनेट पे लोन पेयर। मैं पाई बॉन्ड के लिए कार्बन कार्बन ले रहा हूँ, बट वो कोई भी हो सकता है, बट वो पाई बॉन्ड होना चाहिए, वो कार्बन कार्बन के बीच में हो सकता है, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में भी हो सकता है। ठीक है, अपने को यहाँ पे दो की जरूरत पड़ती है, पढ़ तो किसी भी सकती है, और मेजॉरिटी में इन दो में अपना काम हो जाएगा, एक तो पाई बॉन्ड के ऑल्टरनेट पे पाई बॉन्ड से, और एक पाई बॉन्ड के ऑल्टरनेट पे लोन पेयर से, इन दो में अपना काम निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो बात सीन ये होता है ना बेटा कि रेजोनेंस से ना, मैंने तुम्हें बताया था रेजोनेंस इंक्रीजेस, मैं ना एकदम सिंपल लाइन में समझाऊंगा और इसको समझ जाओ, इससे तुम्हारे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा डेफिनेशन में एंट्री मारोगे कंफ्यूज हो जाओगे, प्लस माइनस में लोग बहुत कंफ्यूज होते थे, बट विल डू ओनली सिंपल, एकदम सिंपल पार्ट में करते हैं। ठीक है, देखो रेजोनेंस से, रेजोनेंस एक्चुअली इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ना, रेजोनेंस इंक्रीजेस स्टेबिलिटी, रेजोनेंस से ना किसी मॉलिक्यूल में की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, अगर किसी में रेजोनेंस है, अगर किसी के अंदर रेजोनेंस प्रेजेंट है, तो वो ना उसकी स्टेबिलिटी की ओर बढ़ा देगा।
अगर किसी के अंदर रेजोनेंस है तो वो उसकी स्टेबिलिटी को और क्या करेगा बेटा, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब ध्यान से देखते हैं, लेट अस सी। जैसे देखो, एक मॉलिक्यूल अगर मैं मान लो सिंपल से ले लूं CH4, CH4, बताओ CH4 का स्ट्रक्चर ये है, ये CH4। बताओ इसके अंदर कोई रेजोनेंस है क्या? कोई रेजोनेंस है? बिल्कुल नहीं। कोई रेजोनेंस है? नहीं। इसका मतलब क्या है, अगर तुम्हें इसको गैसेस एटम में ब्रेक करना है तो यू विल सिंपली राइट 4 टाइम्स ऑफ CH। मतलब ये ऐसे CH में इसको ऐसे ब्रेक कर दोगे तुम, तुम्हें कोई टेंशन भी नहीं होगी। मैं पूरा लिखता हूँ। अगर तुम्हें लिखना है तो तुम लिखोगे C गैस एंड 4H गैस, और तुम बोलोगे यार ये 4 बॉन्ड है, सिंपली इन बॉन्ड को ले जाके तुम तोड़ दो यार। तो जो डेल्टा H लगेगा बेटा, उसको तुम बोलोगे ये बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH हो गया, 4 बॉन्ड एंड 4CH लिख दोगे तुम। ठीक है, अब सीन ये बनता है कि मान लो, ऐसे सपोज करो ना, अभी तुम्हें ये लग रहा है कि नॉर्मल CH मॉलिक्यूल है, तुम ब्रेक कर दिया। अगर मान लो समहाउ इट इज पॉसिबल, कुछ पॉसिबल होता कि ये मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता। एक्स्ट्रा स्टेबल मतलब जितना तुमने सोचा था उससे भी ज्यादा स्टेबल है, तो तुम्हें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले उस मॉलिक्यूल को ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे मैं बच्चों को ऐसे समझाता हूँ, शायद तुम्हें ज़्यादा समझ में आए। एनालॉगी लेते हैं फिर मॉलिक्यूल पे आते हैं। जैसे मान लो तुमने अपने फ्रेंड के साथ पार्टी करने का प्लान बनाया संडे को। ठीक है, तुमने तुमने दोस्त को बोला कि मैं सुबह 10 बजे आऊँगा। सपोज मैकडी का प्लान बना लिया तुमने, यू बोथ हैव टू गो टू मैकडी, और तुमने बोला कि मैं सुबह 10 बजे आऊँगा तेरे घर के नीचे, मैं हॉर्न बजाऊंगा, तू नीचे आ जाना। ठीक है, तो बताओ तुम्हारी एनर्जी तुमने, मतलब जब तुमने सैटरडे को ये सब उसको बोल को रखा, तो तुमने इस ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में तुमने क्या सोचा, तुम अपने घर से तैयार होकर आराम से निकलोगे, अपने दोस्त के घर के नीचे जाओगे ना, मान लो स्कूटी से जा रहे हैं सपोज अपन, स्कूटी तुम हॉर्न बजाओगे, तुम्हारा दोस्त नीचे आएगा, तुम आराम से मैगडी जाओगे। तो इसमें कुछ एनर्जी लग रही है। बट तुमने क्या देखा जाके, जब तुम तैयार होकर अगले दिन घर जाए, तो अपने अपने दोस्त के घर के नीचे पहुंचते हो और तुम हॉर्न बजा रहे हो ना, यू आर प्रेसिंग हॉर्न ना। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है, तुम्हारा जो दोस्त है ना वो घर में तो आराम से सोया पड़ा हुआ है, संडे का दिन है, वो आराम से रिलैक्स कर रहा है, वो सोया हुआ है। बोलो, अब बताओ तुमने क्या सोचा था, सिंपली कि तुम नीचे हॉर्न बजाओगे, तुम्हारा दोस्त नीचे आ जाएगा और तुम आराम से मैगडी जाओगे। तुमने इतना एनर्जी सोचा था कि इस प्रोसेस में इतनी एनर्जी खर्च होगी। बट अब तुम्हें करना क्या पड़ेगा, तो अपनी स्कूटी पार्क करोगे, अपने दोस्त के घर में जाओगे ना, फिर दोस्त को क्या करोगे, जगाओगे आप, बोलोगे चल, फिर वो, उसको जगाने में तुम्हारी एक्स्ट्रा एनर्जी जाएगी। एक तो वो बोलेगा अरे चलते हैं आराम से, दोस्त तो ऐसे ही करते हैं यार, हमेशा लेट करते हैं। तो उसको जगाओगे आराम से, ये अगेन यू रिक्वायर मोर एनर्जी। जगाने के बाद फिर वो क्या होगा, तैयार होगा, और फिर तुम उसको लेके जाओगे। बोलो, तुमने क्या प्रोसेस समझा था, तुमने जब सैटरडे को उसको फोन किया था, तुमने क्या सोचा था कि वो तैयार होगा और तैयार होके फटाफट नीचे आ जाएगा। तुमने तो यही सोचा था कि यार वो पहले से तैयार रहा होगा, और वो जैसे मैं हॉर्न बजाऊंगा वो नीचे आ जाएगा। तुमने सोचा था इतना, ना कि इतना मेरे को प्रोसेस करना पड़ेगा। बट जब तुम घर गए, उसके घर गए अगले दिन, तुमने देखा कि यार वो तो सोया हुआ पड़ा है। सोने का मतलब वो तो बड़ा स्टेबल है। तो तुम्हें पहले स्टेबल को, अब अगर तुम उसको मैकडी ले जाना है, तुम जो सो रहा है पहले तुम उसको उठाओगे, मतलब स्टेबल को क्या करोगे, अनस्टेबल, और फिर वो मैकडी जाएगा। तो जितना एनर्जी तुमने सोचा था, जितना टाइम तुमने सोचा था, उससे ज्यादा टाइम लगेगा। बताओ ये एनालॉजी तुम्हें समझ में आया, जो मैं तुमने एनालॉजी अभी दी है, ये एनालॉजी तुम्हें समझ में आई क्या, कि जितना टाइम, जितना एनर्जी तुमने सैटरडे को सोचा था कि तुम्हें अपने दोस्त को मैकडी ले जाने में लगेगा, एक्चुअल में उससे ज़्यादा लग रही है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दोस्त जो है वो बड़ा एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया है। क्यों? क्योंकि वो सो रहा है। तो तुम्हें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको, तुम एनर्जी दोगे, उठाओगे, फिर ले जाओगे। ठीक है, चलिए यार, अगर ये बात समझ में आ गई तो मेरे रेजोनेंस एनर्जी तुम्हें समझाना बड़ा आसान है, अगर तुमने इसको फील कर लिया तो। चलिए देखिए, अब मैं क्या बोल रहा हूं, लेट अस टेक अ सिंपल एग्जांपल ऑफ बेंजीन। ये है बेंजीन,
एच एच ना, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है C6H6, तो ये है बेंजीन। अब बताओ सब लोग बताओ, बेंजीन के अंदर रेजोनेंस है क्या? देखो कंडीशंस मैच कर रही हैं, पाई बॉन्ड के ऑल्टरनेट पे पाई बॉन्ड वाली कंडीशन मैच हो रही है। हाँ, मतलब इसके अंदर रेजोनेंस है। तो जब हम लोग बेंजीन को ब्रेक करने जा रहे थे ना, जब हम लोग बेंजीन को ब्रेक करने जा रहे थे, मैं अलग सा यहाँ बना देता हूँ फिर से। चलिए फिर से आते हैं। हाँ, तो जब हम लोग बेंजीन को ब्रेक करने जा रहे थे तो अपने को क्या लग रहा है कि यार अपने को ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अपने पास ना बेटा 3 C डबल बॉन्ड सी है, 1, 2 और 3। अपने पास 3 C डबल बॉन्ड सी हैं और अपने पास 6 CH बॉन्ड है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 3 CC बॉन्ड है ना अपने पास। अगर मैं इसको ध्यान से दिखाऊं तुम्हें, तो इसके अंदर 3 C डबल सी बॉन्ड है, 3 C सिंगल बॉन्ड सी है और 6 CH बॉन्ड है। अरे फिर से कैंसिल हो गया क्या? अच्छा नहीं, मेरा क्या हो रहा है? ठीक है, 3 C डबल बॉन्ड सी है, 3 C सिंगल बॉन्ड सी है और 3 CH बॉन्ड है। ये मेरे हिसाब से सबको दिख रहा होगा। अब अगर मैं इस मॉलिक्यूल को अगर नॉर्मली बिहेव करूं, तो मेरे को क्या लग रहा है कि यार इसको तो अगर किसी ने ऐसे कर दिया, C6 गैस, CH गैस, तो ये C6H है। और मैं सिंपली लिख रहा हूँ डेल्टा एच को, बेटा देखना तो 3 टाइम्स ऑफ C डबल बॉन्ड C, ऐसा ना, कि मैंने क्या क्या बॉन्ड, इसको तोड़ने के लिए मैंने क्या क्या एनर्जी लगानी चाहिए थी। हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ। ये अपने पास बेंजीन है, बेंजीन में देखो कितने बॉन्ड्स हैं। तो देखो 3 C डबल बॉन्ड सी तुम्हें मिलेंगे, 3 C सिंगल बॉन्ड सी मिलेंगे और तुम्हें मिलेंगे 6 CH बॉन्ड मिलेंगे। तो अगर अगर बेंजीन को अपन नॉर्मल मॉलिक्यूल ट्रीट कर रहे हैं, इफ यू आर ट्रीटिंग द बेंजीन टू बी अ नॉर्मल मॉलिक्यूल, तो अपने को क्या लग रहा है, अगर तुम्हें बेंजीन को ब्रेक करना है तो तुम इन सबको बॉन्ड को ब्रेक कर दो। सी 6 C गैस, 6H गैस, और उसके बॉन्ड एनर्जी को कैसे लिखोगे कि देखो तुमने 3 C डबल बॉन्ड सी ब्रेक कर दिया, तुमने 3 C सिंगल बॉन्ड सी ब्रेक कर दिया और 6 तुमने CH बॉन्ड ब्रेक कर दिए। तुमने ऐसे इसको लिखा हुआ है, इस डेल्टा एच को यू हैव रिटन इन दिस मैनर, परफेक्टली फाइन। बट तुम्हें पता है बेटा, बट तुम्हें पता है कि एक्चुअल में ये जो बेंजीन है ना, इसके अंदर है रेजोनेंस, और रेजोनेंस की वजह से ये एक्स्ट्रा स्टेबल है। मैंने बताया था अभी, रेजोनेंस से स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो तुमने इस मॉलिक्यूल को जो सोचा था ना, तुमने क्या सोचा, तुम आओगे सिंपली इस मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दोगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जस्ट लाइक योर फ्रेंड, ये मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा स्टेबल है, तो पहले इस मॉलिक्यूल को एनर्जी दे के तुम्हें अनस्टेबल करना पड़ेगा, फिर ये ब्रेक होगा। तो मैं क्या बोलना चाहता हूं कि जितनी एनर्जी तुमने सोचा था ना बेटा, एनर्जी उससे ज्यादा लगेगी। मेरी बात को समझो, एनर्जी जितना, मैं सही बोल रहा हूँ क्या? रेजोनेंस से तुम्हारे अपने फ्रेंड से सोचो इसको, तुमने अपने फ्रेंड को सोचा था कि तुम नीचे हॉर्न बजाओगे, वो सीधा जूम के तुम्हारे अपने घर के नीचे आएगा, तुम चले जाओगे। बट एक्चुअली योर फ्रेंड वॉज स्लीपिंग, तो ही वॉज एक्स्ट्रा स्टेबल, तो यू नीड टू गिव हिम और हर मोर एनर्जी। अब यहाँ पे सीन वही हुआ, बेंजीन जो है, तुमने बेंजीन को एक नॉर्मल मॉलिक्यूल की तरह ट्रीट किया, तुम्हें लग रहा था बेंजीन आसानी से ब्रेक हो जाएगा, इट विल ब्रेक वेरी इजिली। बट अभी यहाँ पे पंगा क्या हुआ है कि बेंजीन में तो रेजोनेंस आ गया है, और रेजोनेंस से मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है। तो पहले अगर मॉलिक्यूल को तुम ब्रेक करने जाओगे, ब्रेक करने से पहले तुम्हें उसको अनस्टेबल करना पड़ेगा, फिर जाके वो ब्रेक होगा। इसका मतलब कि जितनी एनर्जी तुमने सोची है, उससे ज्यादा एनर्जी लगेगी। बोलो, ये मैं सही बोल रहा हूँ? ये सबको समझ में आ रहा है कि ये जो प्रोसेस मैंने लिखा हुआ है ना,
इस प्रोसेस में अपने को एक्चुअल में क्या लग रहा है कि इतनी एनर्जी लगनी चाहिए, बट एक्चुअल में इससे ज़्यादा एनर्जी लगेगी, और वो ज़्यादा एनर्जी को हम लोग बोलते हैं, मैं देखो एकदम आराम से तुम्हें बताता हूँ, हमेशा ऐसे लिखना, मॉड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। जो भी रेजोनेंस एनर्जी तुम्हें दिया जाए उसका मॉड ले लेना। निगेटिव पॉजिटिव में हमेशा बचते रहोगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, उसका मॉड ले लेना, मॉड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। कई बार वो पॉजिटिव में देगा, कई बार वो निगेटिव में देगा, तो हमेशा मॉड लेके ऐड करो। बताओ ये बात समझ में आई? क्योंकि हम मॉलिक्यूल को एज ए नॉर्मल मॉलिक्यूल ट्रीट कर रहे हैं, तो हमें लग रहा है वो ऐसे ब्रेक हो जाएगा, बट रेजोनेंस से एक्चुअल में स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और अगर रेजोनेंस से स्टेबिलिटी बढ़ गई तो जितनी एनर्जी तुमने सोचा उससे ज़्यादा ही एनर्जी देनी पड़ जाएगी तुम्हें। तो जो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है उसको मैं ऐड कर रहा हूँ, उसी ज़्यादा एनर्जी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी, और जो मेरे को एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, तो दिस इज द एक्चुअल एनर्जी ना। ये जो एनर्जी है ना बेटा, हैंग हो रही है क्या स्क्रीन? हाँ ठीक है, दिस इज द एक्चुअल एनर्जी विच वी आर सपोज टू गिव ना, उसे अपने को ऐड और क्या करना पड़ेगा, मॉड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी ना। चलो जैसे मैं एक और करता हूँ, शायद तुम्हें समझ में आए, पहले तुम ये पहचानो कि उसके अंदर रेजोनेंस है कि नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, CO2 मॉलिक्यूल, बड़ा सिंपल सा है CO2 मॉलिक्यूल। CO2 का स्ट्रक्चर कैसे होता है बेटा, पाई बॉन्ड के ना, C डबल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड हो, O पे क्या होता है, लोन पेयर्स। बताओ इसके अंदर रेजोनेंस है ना? देखो तो, पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पे लोन पेयर, और यू कैन से पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पे लोन पेयर, दोनों तरफ से रेजोनेंस है। बोलो, अब रेजोनेंस, हाँ रेजोनेंस होने से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस आ गया तो स्टेबिलिटी विल इंक्रीज। अब सीन यहाँ पे ये हो गया कि जब तुम CO2 को ब्रेक करने जाओगे ना, जब तुम CO2 को ऐसे ब्रेक करने जाओगे ना बेटा, तो तुम्हें लगेगा कि तुम तो सिंपली ऐसे ब्रेक करके आ जाओगे, 2 टाइम्स ऑफ O गैस, और जो तुम्हें डेल्टा एच लगेगा, दैट डेल्टा एच विल बी नथिंग कि बॉन्ड एनर्जी 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड हो। तुम्हें ऐसे लगेगा क्योंकि तुम्हारा डेफिनेशन भी सेट बैठ रहा है कि 1 मोल गैस लिया तुमने और सबको गैसेस एटम में कन्वर्ट कर दिया, तो डेल्टा एच ये होना चाहिए। बट नाउ यू नो कि सिंस इस मॉलिक्यूल में क्या है बेटा, रेजोनेंस है, ये मॉलिक्यूल तो एक्स्ट्रा स्टेबल है, ये मॉलिक्यूल तो क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबल है। अगर ये मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा स्टेबल है, इसका मतलब बोलो कि पहले तुम्हें इस मॉलिक्यूल को अनस्टेबल करना पड़ेगा, क्या देके, मॉड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, ये दोगे, फिर ये रिएक्शन में यहां से यहां जाएगा। इसका मतलब कि जो हम इस CO2 को नॉर्मल मॉलिक्यूल की तरह ट्रीट कर रहे थे, एक्चुअली में ये नॉर्मल मॉलिक्यूल है नहीं। तो तुम क्या बोलोगे, कोई बात नहीं, मेरे को एनर्जी देके उसको अनस्टेबल ही तो करना है ना, मेरे को अपने फ्रेंड को जगाना ही है ना, तो मैं उतनी एनर्जी दे दूंगा। तो देखो, मेरे को लगा था इतना एनर्जी लगेगा प्रोसेस में, बट उसके अलावा एक्स्ट्रा एनर्जी लग गई, जिसको हम लोग लिख देंगे मॉड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। तो एक्चुअल में ओवरऑल अगर तुम्हें कोई बोले CO2 गैस को ना अपने गैसेस एटम में कन्वर्ट होने के लिए कितनी एनर्जी लगी है, तो उसका आंसर केवल ये नहीं है, उसका आंसर इसके साथ में रेजोनेंस एनर्जी तुम्हें ऐड करनी पड़ेगी। बताओ ये बात समझ में आई क्या? ये बात सभी लोगों को समझ में आई? और मैं बहुत ही क्लियरली तुम्हें बोल रहा हूँ ना, शायद कल, हाँ कल भी अपनी क्लास होगी, यस कल भी होगी, तो मैं 1-2 न्यूमेरिकल रेजोनेंस पे करा दूंगा क्या, कराऊंगा ही कराऊंगा। उसमें देखना कभी वो रेजोनेंस एनर्जी को निगेटिव देगा, कभी वो पॉजिटिव देगा। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ विदाउट एनी कंफ्यूजन, तुम हमेशा रेजोनेंस एनर्जी का मॉड लेना, क्योंकि तुम्हें खुद को पता है, देखो एनर्जी देनी पड़ेगी, देनी का मतलब क्या है, पॉजिटिव होगा। तो मैंने इस वजह से मॉड लिया, पॉजिटिव का मॉड लोगे तो पॉजिटिव आएगा, निगेटिव का मॉड लोगे तो निगेटिव आएगा, खत्म हो गया थर्मोकेमिस्ट्री। मतलब मैंने जो एग्जाम जेई में, नीट में जैसा आता है वो क्वेश्चन कर लिए। अब बचा है केवल डेफिनेशन पार्ट,
ना। वो मैं शायद एक डेफिनेशन बोल के भी खत्म कर सकता हूँ ना, और या मैं तुम्हें समझा के भी खत्म कर सकता। अब वो केवल डेफिनेशन है, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ज़्यादा क्या आते ही नहीं है। इन तीन से कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो मैंने इसको डिटेल में पढ़ा दिया। तो ये मान के चलो तुम्हारा थर्मोकेमिस्ट्री फिनिश हो गया। कल की क्लास में मिलोगे, 5 मिनट के अंदर डेफिनेशन पढ़ा के छोड़ दूंगा मैं, हीट ऑफ एटमाइजेशन एंड हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, और एक एक और पढ़ा दूंगा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। 3 चीज पढ़ा दूंगा, मुश्किल से 10 मिनट लगेगा। एंड अगेन विल स्टार्ट विद द केमिकल इक्विलिब्रियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और वो आने वाले 4 से 5 घंटे में खत्म हो जाएगा तुम्हारा केमिकल इक्विलिब्रियम। तो बड़े प्यार से पढ़ना। आ गया बहुत ईजी है, नहीं आया परेशान रहोगे।